नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या इसे हम ओसीडी भी कहते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस जानते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, ओसीडी यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। यह क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कि बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मीन्स होता है एक्सेसिव थॉट्स, मीन्स कि जब पेशेंट के मन में लगातार अननेसेसरी जो है एक्सेसिव थॉट्स आते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्सेशन। देन सेकंड है कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स रिपीटेटिव बिहेवियर। मीन्स होता क्या है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जब ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन का मतलब पेशेंट के मन में जब बार बार कोई थॉट्स आते हैं, तो उसके कारण उसमें एंजाइटी डेवलप होती है। और जब वो एंजाइटी डेवलप होती है दोस्तों, तो एंजाइटी को रिलीज करने के लिए पेशेंट लगातार जो है वह रिपीटेटिव एक्ट करता है, और इस एक्ट को हम कहते हैं कंपल्सन। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। मीन्स कि पेशेंट के मन में लगातार थॉट्स आते हैं, जिसके कारण पेशेंट में एंजाइटी डेवलप होती है, और उस एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट जो है लगातार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, और इसी को हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो यह होता क्या है जानते हैं इसके बारे में। ओसीडी एक मेंटल डिसऑर्डर है। ओसीडी क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट के मन में अनवांटेड थॉट्स, मींस कोई भी ऐसे थॉट्स जो है जिनका कोई भी हम कह सकते हैं सेंस नहीं होता है, यह अनवांटेड थॉट्स जो है पेशेंट के मन में लगातार आते रहते हैं, और उसके कारण हुई एंजाइटी के कारण पेशेंट अगेन एंड अगेन किसी एक्टिविटीज को जो है दोहराता रहता है। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और अब देखते हैं ओसीडी क्या होगा। कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक पर्सन जो है वह फील करता है कि कुछ सर्टेन रूटीन्स के बारे में जो उसके मन में लगातार आते रहते हैं, ये मतलब जो वह रिपीटेडली करता रहता है, तो उसे हम लोग कंपल्सन कहेंगे। और जो रिपीटेडली थॉट्स आते रहते हैं उसे हम ऑब्सेशन कहेंगे। इन सिंपल वर्ड में मैं अगर आपसे कहूँ, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब होगा कि ऑब्सेशन मीन्स पेशेंट के मन में लगातार विचारों का आना, और वो भी जो विचार होंगे अननेसेसरी होंगे, और उस विचार के कारण पेशेंट में एंजाइटी क्रिएट होगी, और जब उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो पेशेंट एक्ट करेगा उसी को कहेंगे कंपल्सन। तो इन दोनों शब्दों को यदि हम मिला दें, तो यह कहलाएगा हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेशन। मींस कि जो पेशेंट के मन में लगातार विचार आते हैं वह कितने तरीके के हो सकते हैं या कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वह होता है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। मींस कि पेशेंट के मन में कंटामिनेशन से रिलेटेड जो है वह विचार आते हैं, तो वह कहलाएगा ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। यानी कि पेशेंट के मन में कंटामिनेशन, या आप कह सकते हैं कि डाइट से रिलेटेड जो विचार हैं वह पेशेंट के मन में आते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है वह लगातार अपने हैंड्स को वॉश करते रहता है। देन है ऑब्सेशन ऑफ रिलीजियन। मींस पेशेंट जो होता है उसके मन में लगातार रिलीजियस आइडियाज जो होते हैं वह आते रहते हैं। तो इस तरह के ऑब्सेशन को हम ऑब्सेशन ऑफ रिलीजन या रिलीजियस ऑब्सेशन भी कहते हैं। फिर है एग्रेसिव ऑब्सेशन। मींस पेशेंट के मन में इस बात का डर रहता है कि कहीं उसको किसी भी तरीके का मतलब खतरा है, और इस कारण से जो पेशेंट होता है वह बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करता है। तो यह कहलाएगा एग्रेसिव ऑब्सेशन। फिर ऑब्सेशन ऑफ सेक्स। मींस पेशेंट के मन में लगातार जो है सेक्सुअल थॉट्स जो है या फिर इमेजेस वह आती रहती है, तो इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेशन। नेक्स्ट है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपल्सन मीन्स क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑब्सेशन में क्या होता है कि पेशेंट के मन में विचार आते हैं, और कंपल्सन में क्या होता है, उस विचार के कारण जो पेशेंट में एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए पेशेंट लगातार एक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं कंपल्सन। तो कंपल्सन भी क्या होगा कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पेशेंट के द्वारा मन में बार मतलब पेशेंट जो बार बार परफॉर्म कर रहा है टू रिड्यूस एंजाइटी विच कॉज्ड बाय ऑब्सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपल्सन क्या होता है, रिपीटेडली पेशेंट के मन में सेंसलेस थॉट्स आते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट उस ऑब्सेशन को रिड्यूस करने के लिए लगातार वर्क करता रहता है या लगातार रिपीटेड एक्ट करता रहता है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि पेशेंट अगेन एंड अगेन हैंड वॉशिंग, लगातार पेशेंट कई बार हैंड वॉश करता है। काउंटिंग नंबर, किसी भी नंबर्स को लगातार बार बार काउंट करता है। बाथिंग एंड कॉम्बिंग हेयर्स मींस लगातार वह क्या करता है, बात करता है, बार बार नहाता है, बार बार अपने हेयर्स पे कॉम्बिंग करता है। तो इस तरह के जो कंपल्सिव एक्ट होते हैं वो पेशेंट के द्वारा रिपीटेडली किए जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे कि दरवाजे को बार बार चेक करना कि लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा है। तो ऐसे कई सारे एक्ट जो होते हैं वह कंपल्सन के अंदर पेशेंट के द्वारा किए। चले नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिडेंस। तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों यह सबसे ज्यादा जो होता है वह फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर देन मेल्स, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। वैसे ये ऑल एज ग्रुप्स को जो है अफेक्ट करता है, बट ज्यादातर यह टीन्स में और यंग्स तथा एडल्ट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद है कि यह मोस्टली 35 की एज के पहले जो है यह अधिक देखने को मिलता है। तो यह थे इसके इंसिडेंट। नेक्स्ट जानते हैं कॉजेस। तो वैसे अगर इसकी बात करें दोस्तों कॉजेस की, तो एग्जैक्ट कॉजेस जो है वह अननोन है, इसके कोई भी एग्जैक्ट कॉजेस नहीं है। बट सम टाइम जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक का मतलब होता क्या है, मोनोजाइगोटिक में मतलब है कि एक ही जाइगोट से दो बच्चे का होना, या दो ट्विंस जो होते हैं वो एक जाइगोट से जुड़े होते हैं। और डाइजाइगोटिक में दोनों बच्चों के लिए अलग अलग सेपरेट जाइगोट्स होते हैं। देन बायोलॉजिकल फैक्टर मींस न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। ऐसे लोग जो कि मोस्टली बहुत ही ज्यादा मतलब खुद की दुनिया में ही रहने वाले होते हैं, ज्यादा दूसरों से मतलब नहीं रखने वाले, ऐसे लोगों में यह होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और साथ ही साथ इसके होने का रिस्क ऐसे लोगों में भी बहुत ज्यादा रहता है जो कि ओवर डिसिप्लिन होते हैं। ओवर डिसिप्लिन का मतलब है कि जो चीजें जहां होनी चाहिए वैसी है, मतलब किन्हीं भी चीजों को थोड़ा भी यहाँ वहां होता बिल्कुल नहीं देख सकते। मतलब हर एक चीज जो है उनके हिसाब से जो लगता है कि ये फिक्स प्लेस है, इन्हीं फिक्स प्लेस पे होना चाहिए या इसी समय पे होना चाहिए। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है, ऐसे बिहेवियर वाले लोगों में भी मोस्टली ये देखने को मिलता है कि ओसीडी होने के रिस्क जो है वह अधिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या है होगा, फैमिली हिस्ट्री। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट के फैमिली में इससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री है तो हो सकता है। देन ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, यदि ब्रेन रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उनके कारण भी हो सकता है। डिप्रेशन, यदि पेशेंट लॉन्ग टर्म से डिप्रेशन में है तो भी ऐसे में ओसीडी का रिस्क बना रहता है। एंजाइटी, पेशेंट एंजाइटी में तो भी हो सकता है। टिक्स, टिक्स मीन्स रिपीटेड बिहेवियर है यदि पेशेंट में। ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, यदि मान लीजिए कभी उनके साथ कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं लाइफ में तो उसके कारण हो सकता है। और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल असॉल्ट, यदि पेशेंट के साथ किसी भी तरह की फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री है तो भी ऐसे पेशेंट्स में ओसीडी का रिस्क अधिक होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिम्टम्स। तो इसमें सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहला सिम्टम होगा स्ट्रिक्टली फॉलो द रूटीन। मीन्स जो पेशेंट होता है वह रूटीन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मीन्स जो मैंने जैसे आपको वही बताया था कि पेशेंट कोई भी अपनी चीजों को लेके मतलब बिल्कुल आश्वस्त होता है कि जो चीज जहां पे है जैसी है वैसी ही होनी चाहिए, उस पर जरा भी
ऊपर नीचे कुछ भी वह बर्दाश्त नहीं करता। पीरियड डाउट, यदि यहाँ पे जो होता है पेशेंट उसे क्या होगा, लगातार डाउट होता है, हमेशा हर किसी पे डाउट। देन फियर एंड एंजाइटी, हमेशा डर, फोबिया या एंजाइटी पेशेंट में बना रहेगा। देन रिपीटिंग एक्ट, किसी भी एक्ट को वह लगातार जो है रिपीट करता रहता है। देन वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर जो होगा वह वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर होगा। और रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस पेशेंट में होगा। नेक्स्ट है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो हम इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हम यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, बेसिक ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा यंग ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल्स का यूज किया जा सकता है। रूल आउट सीरोटोनिन 5-HT लेवल, तो इनके द्वारा हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि पेशेंट में ओसीडी है या नहीं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है नहीं, वैसे मोस्टली यह एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो गया यूज किया जा सकता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स समटाइम्स यूज किया जा सकता है। उसके अलावा साइकोथेरेपीज दिया जा सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जा सकता है पेशेंट पे, रिलैक्सेशन थेरेपी दिया जा सकता है। तो यह सारी थेरेपीज जो है पेशेंट को दिया जा सकता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही साथ अगर नीड पड़ती है तो ईसीटी भी दिया जा सकता है। तो यह था आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।